तो जैसा कि मैंने आपको होमवर्क दिया था पिछली क्लास में टीपीपी नंबर A11, तो उसका डिस्कशन करते हैं, फिर आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आंसर्स आपके पास हैं, तो मैं एक क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसका सॉल्यूशन आपको बताता जाऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में x इक्वल्स टू एक्स और y का रिलेशन गिवन है और हमसे पूछा इंटीग्रेशन ऑफ x dy। तो मैं इसका थोड़ा सा पार्ट सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको हेल्प मिल जाए। इंटीग्रेशन ऑफ x dy, जहां पर x की वैल्यू है 6y प्लस 4 इंटू 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 dy। तो एक तरीका तो है कि हम इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें, फिर बहुत सारी टर्म्स आएगी, हर एक एक टर्म को पावर वाले फॉर्मूले से इंटीग्रेट कर लें। या दूसरा तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। मैं 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 को t मान लेता हूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। 6y प्लस 4 dy 1 dt। यहां से बच्चों इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू आप देख सकते हो, 6y प्लस 4 इंटू dy लिखा हुआ है, इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरी टर्म को हमने क्या माना है बच्चों, t, और दिस इंटू दिस आप देख सकते हैं किसके बराबर है, dt। तो यहां से आ जाएगा इसका t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, जहां पर t की वैल्यू आप वापस से पुट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव टू इंटीग्रेट e रेज टू पावर, सॉरी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, इसको आप सही कर सकते हैं। e की पावर में लिखा हुआ है e रेज टू पावर साइन x इंटू कॉस x dx। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 e रेज टू पावर साइन x इंटू कॉस x dx। बहुत सिंपल है। साइन x को बच्चों हम t मान लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, देन cos x dx dt हो जाएगा। इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो e रेज टू पावर, इसको हमने t माना है, cos x dx को dt लिख सकता हूं, बिना लिमिट के सॉल्व कर रहा हूं एक बार। तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर t का e रेज टू पावर t प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है, t की जगह वापस से साइन x। अब हम लिमिट रखेंगे 0 से लेकर पाई बाय 2। e रेज टू पावर साइन, यहां पर पाई बाय 2 रखो तो साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा, मीन्स e रेज टू पावर 1 माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 मतलब 0, e रेज टू पावर 0 हो जाएगा 1, मीन्स आंसर आ जाएगा e माइनस 1। तो सी आंसर होगा e माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इफ x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने लेक्चर नोट्स में किया हुआ है। हमको x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, इसको मैं एक नया नाम देता हूं प्रोडक्ट p का। मुझे इस p फंक्शन की मैक्स वैल्यू बतानी है, तो दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल हटा दूंगा दूसरे की टर्म्स पे। तो y को मैं जो गिवन रिलेशन है अलग से लिख लेता हूं, x प्लस 3y इक्वल टू 12। यहां से y की वैल्यू बच्चों 12 माइनस एक्स बाय 3 यहां रख दूंगा। यहां से प्रोडक्ट का फंक्शन आ जाएगा 12x बाय 3 मीन्स 4x लिख सकते थे, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3। अब तो कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर लेंगे, लिख देता हूं dp बाय dx कितना आ जाएगा बच्चों, ये तो 4 माइनस 2x बाय 3, इसको 0 कर देंगे, यहां से x आ जाएगा 6। x की वैल्यू 6 आएगी, उसको उठाकर प्रोडक्ट के फंक्शन में पुट कर दो। ये जो फंक्शन अपने आप उस x के करस्पॉन्डिंग मेरे पास प्रोडक्ट की मैक्स वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंशिएशन करना है, ये तो आप कर सकते हैं आराम से, थोड़ी सी हिंट देता हूं। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का तो a इंटू बी से हो जाएगा, 3x अपॉन 10x का a अपॉन बी से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इतना बता दूं कि 1 और मोर देन करेक्ट, मतलब एक साथ ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो उसमें इस बात का ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार क्या करते हैं, सेम ऑप्शन जैसे मैं सॉल्व करके बता दूं, फिर इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है। देखो, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, साइन एक्स का हो गया बच्चों कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को बाहर रखा, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, प्लस 3x बाय 10x में 3 तो परमानेंट बाहर, x बाय 10x पर फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 10 स्क्वायर x, 10x बाहर रहेगा और ऊपर वाले x का 1 हो जाएगा, माइनस x बाहर रहेगा, 10x का सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं बच्चों, तो 2x साइन x ए ऑप्शन में लिखा हुआ है ऐसा, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स यहां तक भी लिखा हुआ है, प्लस 3 10x 3 सेक स्क्वायर x अपॉन 10 स्क्वायर x। यहां पर कहीं ना कहीं तो मिस्टेक लग रही है मुझे, क्या था x बाय 10x, तो 10 स्क्वायर x, 10x को बाहर रखा, x का 1 हो गया, x को रखा 6,
यहाँ पर थोड़ा सा फिर से जो ए ऑप्शन है यहाँ पर 3x है इस जगह पर, तो ए ऑप्शन जो है बच्चों सही लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में आप देखें ये लिखा हुआ है। जो बी ऑप्शन है उसमें अगर देखें हम तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में अंतर किस बात का आप देखना, ये वाली टर्म तो सेम है 2x sin x, एक्स स्क्वायर cos x भी सेम है, और आगे लिखा है 1.5 sin 2x माइनस 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। उसको एक काम कर सकते हैं यहीं से 3 बार sin x को tan x को लिख दो आप sin x बाय cos x माइनस x sec स्क्वायर x को लिख देते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। ठीक है, यहां से cos स्क्वायर x एलसीएम आ जाएगा, तो इधर लिख लेता हूं, इस वाली टर्म को अलग से सॉल्व कर रहा हूं। इस वाली टर्म 3 बार, तो ये हो जाएगा अपना sin x इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा, ऊपर वाला जो एलसीएम आया था नीचे वाले से। ये जो टर्म लिखी हुई 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों यहीं पर, ठीक है। इसको बाय 2 इंटू 2 इस वाली टर्म को, इसमें जो 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स है ये क्या बन जाएगा साइन 2x का फॉर्मूला, और 3/2 है 1.5, तो 1.5 इंटू साइन 2x माइनस 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो जो लास्ट वाली टर्म है बी ऑप्शन में 1.5 साइन 2x माइनस 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट लिखा होगा। तो कई बार मैं बोलना चाह रहा था कि एक ही ऑप्शन को अलग तरह से दूसरे ऑप्शन में एग्जाम में लिख सकते हैं, तो आपको मल्टीपल टाइप में हर एक ऑप्शन को ढंग से देखकर आना है, नहीं तो मार्क्स आपके कट सकते हैं। इस बात का एग्जाम में ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। बॉल को हमने वर्टिकली ऊपर उछाला तो ये 40 मीटर हाइट तक जाती है ऐसा लिखा हुआ है, और वापस से ग्राउंड पर आती है, तो चूज इनकरेक्ट ऑप्शंस। ये भी आप एग्जाम में ध्यान रखना, कई बार करेक्ट नहीं लिखकर इनकरेक्ट लिखते हैं, तो गलत ऑप्शन चूज करने। पहला ऑप्शन एवरेज स्पीड पूरी राउंड ट्रिप के लिए 0 है, ये तो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 40 जाना 40 आना, 80 मीटर डिवाइड बाय लगने वाला टाइम 0 तो नहीं आएगा। बी ऑप्शन टोटल डिस्प्लेसमेंट 80 गलत है, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। सी ऑप्शन टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो ये सही लिखा हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। और डी ऑप्शन एवरेज वेलोसिटी पूरी राउंड ट्रिप में नॉन 0 है, गलत लिखा है। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है। तो गलत ऑप्शन कौन कौन से हैं बच्चों? ए ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, बी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट लिखा हुआ है, डी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। तो ए, बी एंड डी, ए बॉम्बे दिल्ली, 3 आंसर आएंगे इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर वाला बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ए प्लस बी माइनस सी का मैग्नीट्यूड, तो ऊपर एबीसी लिखे हुए, आप ए में बी को ऐड करें फिर सी को माइनस करें, जो भी आएगा वो आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में आएगा। तो रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे कैप के, वो तरीका आपको आता है, कर सकते हैं। एंगल बिटवीन बी एंड सी, आपको याद होगा मैंने बताया था, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जब भी पूछेंगे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट। तो बी डॉट सी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा। उस फॉर्मूले से हम क्या ले आएंगे? थीटा। सी में लिखा है वेक्टर सी क्रॉस बी हैज ए मैग्नीट्यूड, तो ये भी हमको आता है। सी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो इस वाले मेथड से, तरीका सिखाया था ना ये वाला। आई कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, के कैप फिर यहां लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द एंगल √3 आई कैप माइनस जे कैप वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिंपल सवाल है। वेक्टर लिखा हुआ है बच्चों √3 आई कैप माइनस जे कैप। ये पूछा है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है। तो देखो एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं, बोर्ड का प्लेन। ये जो वेक्टर लिखा है इसको ऐसे लिख दो √3 आई कैप प्लस -1 जे कैप, एक ही बात है। मतलब जो भी ये वेक्टर है, ये प्लस मतलब वेक्टर एडिशन, इन दो वेक्टर्स को जोड़ूंगा तो मेरे पास ये पूरा वेक्टर आ जाएगा। √3 आई कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 डायरेक्शन आई कैप, ड्रॉ कर लेते हैं। √3 लेंथ का डायरेक्शन आई कैप। ये वेक्टर इसका इस वाले को देखना बस, मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन माइनस जे कैप, मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन माइनस जे कैप। इन दोनों का प्लस मतलब वेक्टर एडिशन, इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर एडिशन करूंगा तो ये आएगा वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। आगे आंसर tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस वाले ट्रायंगल को देख रहा हूं, ये 1 है तो सामने वाला 1 होगा, 1/√3 मीन्स थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। कई बार क्या होता है आंसर -30 भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, क्योंकि वो इस तरह से कन्वेंशन यूज में लेते हैं कि ये एंगल पॉजिटिव है, ये एंगल नेगेटिव है। तो हो सकता है आंसर -30 हो, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप 30 लिखते हो, साथ में बताते हो कि 4th क्वाड्रेंट में है, तो भी आंसर चलता है।
लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो और देख लेते हैं। देखो, एक बात को और ध्यान रखना आप लोग, जब भी आप डीपीपी अटेम्प्ट करें घर पर, तो ऊपर जो टाइम लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग करें। टाइम लिमिट में आप अटेम्प्ट करेंगे तो वैसी आदत पड़ेगी हमारी। कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे अटेम्प्ट करते हैं, 2 क्वेश्चंस कर लिए फिर गैप दे देंगे, फिर 3 क्वेश्चंस करेंगे फिर घूमने चल जाएंगे। तो ये काम नहीं करना है। कंटिन्यूअसली अटेम्प्ट करें, आप लगातार टाइम लिमिट के अंदर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको टाइम लिमिट पूरा होने के बाद फिर से ट्राई करें एक बार। उसके बाद फिर यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है उसको यूज में लें, तब जाकर बहुत फायदा होने वाला है। सेम काम आप शीट में भी कर सकते हैं। शीट में आप आपके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1 के लिए लगभग आप हर एक सवाल के लिए 2 से 3 मिनट का टाइम ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2 की बात करें तो पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए आप मान सकते हैं हर एक क्वेश्चन 4 मिनट के आसपास का समय ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3 के लिए 3 से 4 मिनट का। तो इस तरह से आप अपने होमवर्क को अगर टाइम लिमिट में करने की आदत शुरू से डालेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपकी स्पीड बनेगी। मुझे उम्मीद है आप इस बात को यूज में लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर लिखा हुआ है सेल बोट सेल्स 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। डायग्राम बनाते हैं एक बार। सपोज ये ईस्ट डायरेक्शन, इधर वेस्ट, ये नॉर्थ, इधर साउथ। तो बोट जो है यहां से स्टार्ट करती है, पहले वो 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, 2 किलोमीटर। फिर लिखा हुआ है 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, यहां से 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट यहां पहुंच जाती है। फिर लिखा हुआ है एंड फाइनली एन अननोन डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट और लेती है बोट, अननोन डिस्प्लेसमेंट, वो मुझे पता नहीं डायग्राम में। लिखा हुआ है कि लास्ट लाइन फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, मतलब फाइनली बोट यहां पर पाई गई। तो हमको तीसरा नोन डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो देखो, ये जो 5 है इसके कॉम्पोनेंट करते हैं। पहले यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए इधर आएगा बच्चों 37 की तरफ वाला 5 cos 37, दूसरा वाला 5 sin 37। तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, आप लिख के देख सकते हैं। अब आप देखना फाइनल डिस्प्लेसमेंट 6 आया था, इसका मतलब एग्जैक्टली बोट इस राइट एंगल ट्राइंगल के इस एंड वाले पॉइंट पर पहुंची थी। तो जो तीसरा डिस्प्लेसमेंट था वो ये वाला रहा होगा, ये वाला। ये कितना है 3 किलोमीटर, किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो आंसर क्या आएगा 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो उम्मीद है आप आगे से पूरा फुल अटेम्प्ट ढंग से करके आएंगे, और ताकि इसका फायदा भी होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों थ्योरी पार्ट में। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप, नोट करें। इफ बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, if bullets are fired from the ground with initial speed of 10 meter per second in all possible directions, then find the area on the ground, find the area on the ground on which bullets will spread. Find the area on the ground on which bullets will spread. हमने ग्राउंड से एक बार क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं। सपोज ग्राउंड के इस पॉइंट से गन लगा रखिए, यहां से हम हर पॉसिबल डायरेक्शन में, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ, और पूरे 3D में इधर भी थ्रो करते हैं, यहां भी करते हैं, इधर भी करते हैं, ऐसे करते हैं, हर तरफ बुलेट्स को फायर करते हैं इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ग्राउंड पर वो एरिया बताना है कि कितने एरिया में वो बुलेट्स जाकर गिरेंगी। तो वीडियो को पॉज करें आप और सॉल्व करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं देखना। देखो, मान लो मैं यहां से फायरिंग कर रहा हूं हर पॉसिबल डायरेक्शन में, तो सबसे ज्यादा दूर जो बुलेट जाके गिरेगी वो कितना दूर गिरेगी मैं जानता हूं, आर मैक्स, हॉरिजॉन्टल रेंज की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको। तो यहां से उधर की तरफ जब मैंने 45 डिग्री पर एंगल पर थ्रो किया होगा, यहां से 45 पर, तो जो बुलेट उधर जाके गिरेगी वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे गिरेगी। सेम ऐसे ही चारों तरफ आप पूरे इस गन के चारों तरफ एक सर्कल बनाओ, इमेजिनरी सर्कल, और उस सर्कल की जो बाउंड्री है वो हर तरफ मैक्सिमम रेंज के बराबर डिस्टेंस पर है। बाकी जो भी बुलेट्स होंगी उस सर्कल के अंदर अंदर गिरी होंगी। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, जैसे यहां से अगर फायरिंग कर रहे हैं
तो ग्राउंड पर एक सर्कल बनेगा पूरा, उस सर्कल के अंदर अंदर ही बुलेट जाके गिरेंगी और उस सर्कल की जो रेडियस होगी, रेडियस वो क्या होगी, आर मैक्स। आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता था बताओ, रेंज का फॉर्मूला याद करो इस टाइम पर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और रेंज की मैक्स वैल्यू के लिए साइन फंक्शन को 1 रख दो तो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाय जी। तो यू स्क्वायर इनिशियल स्पीड 10 का स्क्वायर बाय जी मीन्स 10 मीटर। ये तो उस सर्कल की रेडियस आई है, मैंने पूछा था आपसे एरिया ऑफ दैट सर्कल, तो आ जाएगा आंसर पाई आर स्क्वायर। आर की जगह आप 10 रख दें, आंसर आ जाएगा। तो फिर से ये वैसा क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मुले की रिक्वायरमेंट है, आपको फॉर्मुले पे कमांड होनी चाहिए, बेसिक चीजों का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, इफ horizontal range is double of maximum height, if horizontal range is double of maximum height, then find angle of projection। फिर से फॉर्मूला बेस्ड आप वीडियो को पॉज करें और जल्दी से ट्राई करें। if horizontal range is double of maximum height, then find angle of projection। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हॉरिजॉन्टल रेंज डबल है किसकी, मैक्सिमम हाइट की, तो जैसा वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख लेंगे। अब तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, साइन 2 थीटा को ओपन करके लिख रहा हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी इक्वल्स टू 2 टाइम्स मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। देखिए आप 2 से 2 कैंसिल आउट, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, जी से जी, एक साइन थीटा से साइन थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, 2 cos थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा 2, यहां से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 2। इस तरह से इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये सारे वन लाइनर है। वन लाइनर का मतलब बहुत सिंपल, एक एक लाइन में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस, फिर थोड़ा अच्छे लेवल करेंगे अभी, एक बार पहले सिंपल टाइप के क्वेश्चंस पर कमांड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इन प्रोजेक्टाइल मोशन if minimum speed of particle in projectile motion, if minimum speed of particle is half of its speed of projection, then find angle of projection। लैंग्वेज ढंग से सुने कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मिनिमम स्पीड है वो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन की आधी है, हाफ है, तो हमको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है कि कितने एंगल पर हमने थ्रो किया था। तो आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करते हुए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। तो सपोज मैंने यू स्पीड से थ्रो किया, सपोज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था और एक रफ स्केच बना लिया। अब हमको पता है कि मिनिमम स्पीड कहां पर होती है बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पर। और क्यों होती है, क्योंकि देखो किसी भी इंस्टेंट पर देखो तुम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा कांस्टेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट शुरू में सबसे ज्यादा था, फिर वो कम होते होते जीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद वापस बढ़ते बढ़ते इंक्रीज होता जा रहा है वो। तो सबसे कम स्पीड कहां पर आएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर, और यहां स्पीड कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वही उस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी होगी। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेंगे, u cos थीटा, u sin थीटा। ये u cos थीटा वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये जो u cos थीटा यही पार्टिकल की क्या है, मिनिमम स्पीड। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वो अप्लाई करते हैं। लैंग्वेज में लिखा है मिनिमम स्पीड इक्वल्स टू हाफ ऑफ, वो स्पीड जो है मिनिमम वाली वो आधी है, हाफ है किसकी, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, जितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया था उसका हाफ। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कॉस थीटा हाफ, थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आप लेवल को इंक्रीज करते हैं बच्चों, देखना। इस बार हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से एक पार्टिकल को थ्रो करते हैं किसी स्पीड u से, ठीक है, और इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं जिसको मैं टारगेट बोल रहा हूं। टारगेट ढंग से देखना, ये गिवन है कि जब हमने उस पार्टिकल को यहां से सपोज θ1 एंगल पर थ्रो किया, θ1 पर, तो वो जाकर टारगेट, जो टारगेट था उससे d डिस्टेंस आगे गिरता है। लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ आ सकता है, if we project the projectile at an angle of theta, then it will land ahead of target at a distance d from that target। ठीक है,
फिर क्वेश्चन में गिवन है कि हमने वापस क्या करा, उस पार्टिकल को फिर से थ्रो किया इसी पॉइंट से सेम स्पीड u से, लेकिन इस बार जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहां लिख देता हूं अलग से, वो θ2 है, और इस बार वो प्रोजेक्टाइल टारगेट से d डिस्टेंस पीछे लैंड करता है, यहां पर आके गिरता है। इस बार समझ रहे हो आप, जब θ1 एंगल पे थ्रो किया तो टारगेट से d आगे गिरा, जब θ2 पे थ्रो किया तो टारगेट से d पीछे गिर गया। ये क्वेश्चन में गिवन है सारे डाटा, u गिवन है, θ1 θ2, इनकी टर्म्स में आंसर आएगा हमारा। क्वेश्चन लिखें, इसको नोट करने के बाद फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच पार्टिकल विल हिट द टारगेट। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच पार्टिकल विल हिट द टारगेट। हमको वो एंगल बताने की कितने एंगल पर थ्रो करें जिससे कि एग्जैक्टली वो पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल कहां पर आकर गिरे जहां पर टारगेट। कैसे करेंगे, ये भी कोई बहुत टफ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। जैसा सवाल में चाहते हैं उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है, देन उनको सॉल्व करना है। तो देखना, आप ट्राई करें, वीडियो को पॉज करते हुए, उसके बाद फिर आकर सॉल्यूशन को देखें। देखो, पहले एक बार θ1 के करस्पॉन्डिंग डायग्राम देखना। मैं मान लेता हूं कि टारगेट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से सपोज x डिस्टेंस पड़ता है, ऐसे अज्यूम कर लिया। पहले वाले केस में उस प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज वो कितनी है, x प्लस डी, देख सकते हो आप। तो x प्लस डी हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लिख रहा हूं, u स्क्वायर साइन 2 θ1 बाय जी। सिंपल है। सेकंड केस में जब उसी स्पीड से उसी पॉइंट से थ्रो करा लेकिन θ2 एंगल पर, तो टारगेट से d पीछे गिरा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इतनी है। ये कितना है, x माइनस डी। तो x माइनस डी वापस से रेंज का फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन 2 इंटू θ2 डिवाइड बाय जी। दो इक्वेशन हो गई। अब हमारा टारगेट था वो एंगल पता करना कि कितने एंगल पर थ्रो करें जिससे एग्जैक्टली टारगेट पे गिरे। मान लेते हैं वो एंगल थीटा था, थीटा पे थ्रो करने पर मान लेते हैं कि वो एग्जैक्टली टारगेट पर आकर गिरता है। तो इस बार अगर टारगेट पे गिर रहा है तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आएगी बच्चों, x। तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहां लिख लेते हैं, इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स टू, मतलब रेंज बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। अब सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है। देखो, x मैंने अपनी इच्छा से अज्यूम किया था, इसको हटाना पड़ेगा मुझे, और x को जैसे मैं एलिमिनेट करूंगा फिर सॉल्व करके थीटा आ जाएगा। x को कैसे हटाएं, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम x को हटा सकते हैं। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको हिंट दे देता हूं। इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर देना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हमको x की वैल्यू चाहिए, सॉरी, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड करने पर क्या इक्वेशन आएगी, यहां लिखें, इनको ऐड करेंगे तो d से d कट जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू, इधर ऐड करूंगा तो u स्क्वायर बाय जी कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा साइन ऑफ 2 θ1 प्लस साइन ऑफ 2 θ2। इस वाले 2 को भी उधर डिवाइड कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर 2g लिखकर x की वैल्यू उठाओ और इसको लेकर आओ और यहां पर पुट कर दो। यहां पुट करने पर आप पाओगे कि इक्वेशन बनेगी, उससे क्या आ जाएगा, थीटा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और यहां से भी सीखने लायक बात क्या है बच्चों की, बेसिक फॉर्मूले पर कमांड है और हम सवाल की लैंग्वेज पढ़कर डायग्राम बनाना जानते हैं, तो क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखना। ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन में दो पार्टिकल्स को एक ही पॉइंट से थ्रो कर रहे हैं, दो डिफरेंट पार्टिकल्स को। दोनों के मैं पाथ आपको डायग्राम में दिखाता हूं। सपोज एक की ट्रेजेक्ट्री या पाथ ऐसा है, इस पाथ पर वो मूव करते हुए गया है, और दूसरे को अलग कलर के पेन से ड्रॉ कर देते हैं। दूसरे पार्टिकल का पाथ बच्चों को इस तरह का है, इस टाइप का। ग्रीन वाले पार्टिकल का नाम बी रख लेते हैं, और जो ब्लैक वाला मैंने पाथ दिखाया उस पार्टिकल का नाम ए रख लेते हैं। ध्यान रखना, दो डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स को एक ही लोकेशन से प्रोजेक्ट किया गया। उनके जो पाथ हैं, जिस पाथ पर वो फॉलो कर रहे, मूव कर रहे हैं, उनके पाथ डायग्राम में दिखा रखे हैं। पार्टिकल्स के नाम है ए एंड टी। कुछ ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, सही ऑप्शन आप टिक करके बताना। ऑप्शन नंबर 1, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी। ऑप्शन नंबर 2, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए ग्रेटर देन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी। ऑप्शन 3, टी ए लेस देन टी बी। 3 ऑप्शन ये हो गए। फोर्थ ऑप्शन, मैक्सिमम हाइट ऑफ, सॉरी चलो लिख लेते हैं,
मैक्सिमम हाइट ऑफ ए इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट ऑफ बी। ऑप्शन 5 ग्रेटर देन, सेम यही सिंबल्स के साथ, एच ए ग्रेटर देन एच बी। ऑप्शन नंबर 6 एच ए लेस देन एच बी। 3 ऑप्शन टाइम ऑफ फ्लाइट के, 3 ऑप्शन मैक्सिमम हाइट के, और 3 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 9 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की अगर बात करें, स्पीड की बात करें, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी। सिंबल्स की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। देन ग्रेटर देन, लेस देन, यही टर्म्स यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 9 ऑप्शंस आपको गिवन है। आपको जो ऑप्शंस सही लगते हो उनको टिक करें, वीडियो को पॉज करते हुए ढंग से सोचें, उसके बाद फिर आकर सॉल्यूशन को देखें। ध्यान रखना ऑप्शंस हैं, ये पार्ट्स नहीं है, क्वेश्चन के 9 पार्ट्स नहीं है कि एक एक पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। हमको चेक करना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो स्टार्ट करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो डायग्राम से एक चीज तो कंफर्म बता रखी डायग्राम के अंदर ही कि बी की जो मैक्सिमम हाइट है और ए की जो मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड वो सेम है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे दिखाई दे रहा है कि सही है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का आइडिया कैसे लगा है उसके लिए देखना। देखो हम जानते हैं कि अगर एच ए इक्वल्स टू एच बी है, ये तो यहां से देख के बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, एच ए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये मैंने एच ए लिखा है, ये मानते हुए सिंबल्स आप देख सकते हैं ए बना रखा है, इक्वल्स टू यू बी की बात चल रही, यू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी बाय 2g। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट डायग्राम देख के मैंने बराबर दिखाई दी, इसलिए मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले को इक्वेट कर दिया। 2g से 2g कट जाएगा, दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, यू ए साइन थीटा ए इक्वल्स टू यू बी साइन थीटा बी। मैं अगर दोनों तरफ जी से डिवाइड कर दूं वापस से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम है। मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेम है। आप ढंग से देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा हुआ है 2u साइन थीटा बाय जी। इसका मतलब ए का टाइम ऑफ फ्लाइट और बी का टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल है। इट मींस ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। ये तो बात हो गई, शुरू के 6 ऑप्शंस में से पहचान लिया हमने। अब लास्ट के जो 3 ऑप्शंस हैं, इनिशियल स्पीड को कैसे कंपेयर करें वो भी यहीं से आ जाएगा। अभी मैंने बताया था ये 2g से 2g काटने के बाद यहां लिख लेते हैं, क्या रिजल्ट आया था, यूए साइन थीटा ए बराबर यूबी साइन थीटा बी। यूए साइन थीटा ए इक्वल्स टू यूबी साइन थीटा बी, रिजल्ट आ गया था यहां से। अब देखना डायग्राम में, ए का प्रोजेक्शन ऐसे हुआ है, बी का प्रोजेक्शन ऐसे हुआ है। ए की स्पीड को यूए बोल रहा हूं थ्रो करते टाइम, बी की स्पीड को यूबी। ए का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा ए, बी का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा बी। ये साफ नजर आ रहा है कि थीटा ए कम है थीटा बी से, डायग्राम से दिखाई दे रहा है थीटा ए इज लेस देन थीटा बी। अगर थीटा ए कम है तो साइन थीटा ए की वैल्यू कम होगी साइन थीटा बी से, पर फिर भी अगर ये प्रोडक्ट बराबर आ गए, ये वाली टर्म उससे कम है, फिर भी प्रोडक्ट बराबर आ रहे, मतलब ये यूए ज्यादा रहा होगा, यूए इज ग्रेटर देन यूबी। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 8। समझ रहे हो आप बात को। इस सवाल से क्या सीखा हमने कि अगर 2 डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स की मैक्सिमम हाइट बराबर है तो उनके टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर्मूले से देखा इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये तो हमने पढ़ा था ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, जिसमें हमने ग्राउंड से थ्रो किया है, पार्टिकल वापस ग्राउंड पर आता है। 3 फॉर्मूले हमारे पास है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। ध्यान रखना ये फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल हैं जब हम एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल से प्रोजेक्शन से उसी लेवल पर वापस आने तक का टाइम निकाल रहे हो। उसी के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हैं और उसमें जो मैक्सिमम हाइट आएगी उस लेवल से पार्टिकल की, वो हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसी हाइट से प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर, किसी हाइट पे चल जाएंगे, वहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे। इसमें 3 तरह के केस हो सकते हैं। कौन कौन से 3 केसेस देखना। सपोज ये कोई बिल्डिंग है, इसके टॉप मोस्ट लेवल से पार्टिकल को थ्रो किया जाएगा, तो 3 केसेस कौन से बच्चों। पहला केस, पार्टिकल को मैं हॉरिजॉन्टली थ्रो कर सकता हूं, पहला केस। तो पार्टिकल, आप प्रैक्टिकली सोचो, किसी हाइट से हमने पत्थर को ऐसे फेंका, तो क्या पत्थर या पार्टिकल स्ट्रेट मूव करता है क्या, नहीं। ग्रेविटी के कारण वो लगातार नीचे भी आता है, इस तरह के पाथ को फॉलो करेगा। दूसरा केस, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी किसी एंगल पे नीचे की तरफ देना, सेकंड केस। तब भी उसका पाथ जो होगा वो इस तरह का होगा, स्ट्रेट तो जाना नहीं है।
तीसरा केस, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी देना, केस नंबर 3। इसमें भी पार्टिकल को इस तरह के कर्व पाथ को फॉलो करेगा, इस टाइप का। तो 3 तरह के केसेस हम देखने वाले हैं और इसमें भी कोई नई बात नहीं है। कंसेप्ट वाइज अगर देखें तो अभी भी हम 2 अलग अलग डायरेक्शंस में मोशन को टुकड़ों में बांटते हुए और इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेंगे, कोई स्पेशल फॉर्मूला यूज में नहीं लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इसमें बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना सीखा था, जैसे हमने ग्राउंड से ग्राउंड में भी कई बार यूज में लिया है, तो चाहे हम हाइट से प्रोजेक्ट करें, चाहे हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हो, कहीं से भी प्रोजेक्ट करें, प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे बेसिक क्या है, अलग अलग डायरेक्शंस में देखना। तो क्वेश्चन से समझना स्टार्ट करते हैं। देखो, सपोज एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट मान लेते हैं 80 मीटर, 80 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से हमने यहां से एक पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी, t इक्वल टू 0 मान लेता हूं उस इंस्टेंट को, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये भी हम जानते हैं कि वो एक कर्व ट्रैक पर मूव करते हुए ग्राउंड तक आएगा। ये ग्राउंड लेवल बना लेते हैं इसे। डायग्राम बनाते हुए आप क्वेश्चन को नोट करें। फर्स्ट पार्ट, find the time in which particle will hit the ground. Second part, find its horizontal range. Third part, find the speed of particle just before it hits the ground. एक ही क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट्स देख रहे हैं हम। Find the speed of particle just before it hits the ground. Part 4, find angle of inclination with the horizontal just before it hits the ground. Find angle of inclination with the horizontal just before it hits the ground. Next part. Next, find the speed of particle at t equals to 1 second. हमने t बराबर 0 पर थ्रो किया। Find speed of particle at t equals to 1 second. और एक लास्ट पार्ट और, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ब्रैकेट में लिखना अज्यूम बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग इज ऑरिजिन। यहां ऑरिजिन मानना है आपको। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर भी ट्राई करें। पहला सवाल है आपके लिए, लेकिन फिर भी अलग अलग डायरेक्शंस में बंटवारा करते हुए और एट ए टाइम हम किसी भी पार्ट को सॉल्व कर रहे होंगे तो किसी एक डायरेक्शन में मोशन को देखेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज में लेते हुए आंसर तक पहुंच सकते हैं बहुत इजीली। आप पॉज करें, ट्राई करें, फिर आकर सॉल्यूशन देखें। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं कि इस तरह की ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हुए ग्राउंड तक आएगा। ठीक है, पहला पार्ट था ग्राउंड तक आने में कितना समय लगेगा, तो देखना यहां से लेकर यहां तक के लिए मैं पार्टिकल का मोशन 2 अलग अलग डायरेक्शंस में देख रहा हूं। तो पहले मैं देख रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन में, यहीं पर लिख देता हूं, यहीं रेज कर दूंगा। वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में वैल्यू पुट करते हैं। ढंग से देखना, मैं सिर्फ वर्टिकल में देख रहा हूं तो आप ये भूल जाना कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टली आगे जा रहा है। आप सिर्फ वर्टिकल पैरामीटर्स देखना, यहां से वहां तक। अगर भूल जाऊं कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टली गया तो इस पार्टिकल को एक बार यहां लेकर आ जाओ। आप ऐसा सोचो पार्टिकल यहां से यहां आया, सिर्फ वर्टिकल देख रहा हूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वर्टिकल में। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 80 अमाउंट में। मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो प्लस 80 रखेंगे एस की जगह। अब देखना इनिशियल वेलोसिटी को क्या 20 रखेंगे क्या, नहीं। ये सारे पैरामीटर जो भी रखूंगा, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, सारे वर्टिकल डायरेक्शन वाले। तो इसका मतलब है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। अब आप देखो इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट निकालो, 0 आ रहा है,
निकाल सकते हो ना, ये एंगल 90 डिग्री है, तो 20 का कॉम्पोनेंट इधर की तरफ 20 cos 90 जीरो आ जाएगा। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, टाइम की तो डायरेक्शन होती नहीं, कैपिटल टी टाइम, हाफ इंटू वर्टिकल में एक्सेलेरेशन जी, वो भी +10, क्योंकि डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव माने और एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड्स में, इंटू टी स्क्वायर। यहां से बच्चों जो टाइम आएगा वो 4 सेकेंड्स आ जाएगा। सिंपल खेल है एकदम, टाइम आ गया 4 सेकेंड। सेकेंड पार्ट था हॉरिजॉन्टल रेंज, जो कि बहुत इजी होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब पार्टिकल हॉरिजॉन्टली कितना दूर जाके गिरा, ये होती है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन देखेंगे। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 थी, और हमको पता है हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन भी नहीं है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो एक पार्टिकल 20 की कांस्टेंट वेलोसिटी से सिर्फ ऐसे जा रहा है, ऐसा सोचो, और टोटल टाइम 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेस होगा उधर की तरफ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम मींस 80 मीटर, 80 मीटर दूर जाके गिरेगा वो। सिंपल सिंपल है। थर्ड पार्ट था ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले, मतलब इसी मोमेंट पर उस बॉल की स्पीड कैलकुलेट करनी है। अब देखो तरीका वही है, यहां पर उसकी जो नेट वेलोसिटी होगी बच्चों, वो किसी एंगल पर होगी, मान लो भी। इसके दो कंपोनेंट रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, वो उतना ही जितना शुरू में था, मींस ये वाला कंपोनेंट है 20 मीटर पर सेकंड, और ये वाला कंपोनेंट मैं मान लेता हूं वी वाई मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन नीचे की तरफ। पहले वी वाई निकालूंगा, फिर इन दोनों का नेट निकालकर स्पीड बता देंगे आराम से। अब मैं वापस यहां से यहां तक के लिए वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए, वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव मानते हुए थर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, ढंग से देखना। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, 2 इंटू वर्टिकल में एक्सेलेरेशन जी इंटू डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज +80। तो बच्चों यहां से वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 मीटर पर सेकेंड। वी वाई आ गया। अब स्पीड निकालना था हमको थर्ड पार्ट में, तो स्पीड यहां लिख लेते हैं। स्पीड मतलब ये मैग्नीट्यूड, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर सकते हैं आप अपने आप। फोर्थ पार्ट था हिट करने से ठीक पहले इसी मोमेंट पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब होता है वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बताना है, अल्फा मान लेते हैं इस एंगल को। ठीक है, ये एंगल निकालने के लिए ये वेक्टर डायग्राम यूज में आ जाएगा। कैसे देखना, tan अल्फा, tan ऑफ दिस एंगल लिखूंगा, तो इस वेक्टर को सामने यहां रख लो और एक ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मींस वी वाई डिवाइड बाय 20, वी वाई 40 आया था, डिवाइड बाय 20। यहां से बच्चों अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 2। सिंपल है ये भी, ठीक है। ये तो होगा शुरू के 4 पार्ट। फिफ्थ पार्ट था प्रोजेक्ट करने के 1 सेकंड के बाद पार्टिकल की स्पीड निकालनी है, तो उसके लिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट करने के 1 सेकंड के बाद मान लेते हैं डायग्राम वाइज पार्टिकल यहां कहीं पर था और उसका वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा कुछ, v मान लेते हैं। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे वेलोसिटी का उतना ही रहेगा जितना वो इनिशियली था, 20 मीटर पर सेकंड। वर्टिकल हमको नहीं पता, वी वाई डैश नाम रख लेते हैं, कुछ भी सिंपल बना लो, वी वाई डैश रख लिया। यहां से यहां तक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए वर्टिकल में मोशन देख रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूं। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई डैश, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, एक्सेलेरेशन 10 और टाइम 1 सेकंड का टाइम दिया हुआ इस बार। तो यहां से वी वाई डैश कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो पार्टिकल की स्पीड क्या आएगी बच्चों, इन दोनों का नेट, रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर मीटर पर सेकंड। और एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी थी लास्ट पार्ट में कि t बराबर 1 सेकंड पर पार्टिकल जिस भी पोजीशन पर है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये कैसे पता करें। देखना, मैं क्या करूंगा, यहां से लेकर यहां तक दो अलग अलग डायरेक्शन से वापस देखूंगा। पहले मैं देख रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यहां से यहां तक एक लाइन यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। वहां से यहां तक वर्टिकल मोशन देखना है तो पार्टिकल को यहां से पकड़ के यहां ले आओ। वर्टिकली पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, इसको मान लेते हैं कुछ भी, स्मॉल एच मान लेते हैं, ठीक। और यहां से वहां तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, इसको मान लेते हैं सपोज v, ऐसे नाम रख लीजिए। अब देखो, पहले एच निकालते हैं,
मैं यहां से लेकर यहां तक के लिए वर्टिकल डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, टाइम 1 सेकंड का, हाफ इंटू एक्सेलेरेशन इन वर्टिकल इंटू टाइम का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बच्चों 5 मीटर। मतलब बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से 1 सेकंड के बाद पार्टिकल 5 मीटर वर्टिकली नीचे आ चुका था। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, यहां से यहां तक सिर्फ ये वाला मोशन देखो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है 20, टाइम है 1 सेकंड का यहां से यहां तक का, तो हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम मींस 20 मीटर। पार्टिकल हॉरिजॉन्टली 20 मीटर आगे जा चुका है। अब कोऑर्डिनेट्स देखना, क्वेश्चन में साफ लिखवाया मैंने कि यहां पर ओरिजिन मानना है, इसको एक्स डायरेक्शन मानना है, इसको वाई। उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट डायग्राम वाइज ये होगा, और ये तो डी के बराबर है, मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया 20 मीटर, ये आया था ना, ठीक है। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट यहां ओरिजिन मानते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का बच्चों ये वाली हाइट होगी, ये वाली। तो उसको ऐसे देखो, टोटल बिल्डिंग की हाइट 80 में से एच माइनस कर दो, एच कितना आया था 5, तो यहां से जो हाइट होगी ये वाली हाइट 75 आ जाएगी, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया 75 मीटर। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 20 मीटर, 75 मीटर। इस तरह से अब आप एक चीज और देखना, इस क्वेश्चन में कोई भी नई बात नहीं है, सिर्फ डराने का तरीका है कि किसी हाइट से प्रोजेक्ट करा हमने, किसी बिल्डिंग से किसी एंगल पे थ्रो करेंगे अभी अगले क्वेश्चन में, सब कुछ सेम है। अगर इक्वेशन और मोशन पे कमांड है तो बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना, इन सवालों में कभी भी जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय जी, हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, वो एप्लीकेबल नहीं है। उनसे आंसर लाओगे तो गलत आंसर आएंगे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप अपने आप ट्राई करना है एक बार, इक्वेशन और मोशन को यूज में लेते हुए। नहीं होता है तो आप मेरे सॉल्यूशन को देखना, उससे समझना है कि क्या मिस्टेक की, क्या गलती की हमने, इंपॉर्टेंट है समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 100 मीटर, ये ग्राउंड लेवल मान लेते हैं। बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से पार्टिकल को हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पर t = 0 पर, ठीक है। डायग्राम बनाएं, क्वेश्चन को नोट करें। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, सिर्फ दो ही बातें कैलकुलेट करनी है, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को स्टार्ट करें, देन फिर सॉल्यूशन देखें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक रफ स्केच बना लेते हैं कि पार्टिकल कुछ इस तरह के कर्व ट्रैक पर मूव करते हुए ग्राउंड तक आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो चाहे कुछ भी कैलकुलेशन करनी हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम अलग अलग डायरेक्शंस में देखने के लिए इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे। तो इस 20 का बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 cos 37 वो आएगा 16 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा इधर की तरफ आएगा इस वाले वेक्टर का कंपोनेंट 20 sin 37 विच इज 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं यहां से लेकर ग्राउंड तक आने के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए सेकेंड इक्वेशन लगाने वाला हूं। ढंग से देखना, यहां से यहां तक सिर्फ वर्टिकल, ये भूल जाओ कि पार्टिकल आगे जा रहा है। आप ऐसा सोचो कि हमने बॉल को लिया, इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ ये है उसके पास, नीचे की तरफ थ्रो किया। अगर यही वेलोसिटी होती तो पार्टिकल ग्राउंड तक ऐसे आता। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है बच्चों इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ एरो लगाते हुए, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 मीटर। तो सेकंड इक्वेशन में वर्टिकल डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव मानते हुए डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन इज +100 ut + हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी +12 क्योंकि वो डाउनवर्ड्स में है और डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है, इंटू कैपिटल T प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन इन वर्टिकल G जो कि डाउनवर्ड्स में है और डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है, इंटू T स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव जो कि पॉसिबल नहीं है, तो पॉजिटिव टाइम जो आएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ठीक है। सेकंड था हॉरिजॉन्टल रेंज, सबसे इजी टास्क है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो ऐसा सोचो पार्टिकल 16 की वेलोसिटी से सिर्फ ऐसे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कितना वो डिस्प्लेस होगा हॉरिजॉन्टली, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू यहां से यहां तक का टोटल टाइम कैपिटल T, जो भी वहां से आएगा यहां पर रख देंगे उसको। तो इसमें भी कोई बहुत नई बातें नहीं है, इक्वेशन और मोशन का सहारा लेना है।
अलग अलग डायरेक्शंस में देखते हुए बहुत इजीली हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमने दो केस देख लिए। हमने किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली भी प्रोजेक्ट कर लिया बच्चों, हमने किसी हाइट से नीचे की तरफ कुछ एंगल बनाते हुए, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल नीचे की तरफ बनाते हुए भी थ्रो कर लिया है। तीसरा केस और बचा हुआ है जिसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो पार्टिकल इस तरह के ट्रैक पर नीचे की तरफ आएगा। देखते हैं, सॉल्व करके देखेंगे, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी, तभी हमको समझ में आएगा कि कैसे करना है। सपोज फिर से एक बिल्डिंग जिसकी हाइट मान लेते हैं बच्चों 100 मीटर, और हम इसके टॉप मोस्ट लेवल से यहां से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बनाते हुए थ्रो करते हैं। डायग्राम बनाएं, सवाल को लिखें। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट कॉमा हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ढंग से सुनना, ढंग से लिखना। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये तीन बातें कैलकुलेट करनी है। वीडियो को पॉज करें, आप क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर आकर सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसका रफ स्केच बना लेते हैं कि इस तरह की ट्रेजेक्ट्री पर मूव करते हुए ग्राउंड पर आता है। यहां पर ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड, ये बॉल फाइनली ग्राउंड पर आ जाती है। फिर इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, तो इस 20 के दो कंपोनेंट बच्चों, एक हॉरिजॉन्टली राइट साइड में, एक वर्टिकल ऊपर की तरफ। इसके दो कंपोनेंट ऐसे होंगे। ये 20 cos 37 16 मीटर पर सेकेंड, 20 sin 37 12 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से लेकर और ग्राउंड तक का टोटल टाइम कैपिटल टी माना है। यहां से यहां तक सिर्फ वर्टिकल मोशन देखना, और सबसे बढ़िया तरीका है सिर्फ ऐसा सोचो कि हमने सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में ही दी है। पार्टिकल को यहां से किसी हाइट पर, ए पॉइंट ऊपर उछाला है तो ऐसे ऊपर जाएगा तो वापस ग्राउंड तक पहुंच के यहां तक आएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं देखता सिर्फ वर्टिकल में, तो मुझे इसका मोशन ऐसा दिखाई देता, इस तरह का। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की, इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो लगाते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। मैं किसी भी डायरेक्शन को, सपोज मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, और सेकंड इक्वेशन यहां से वहां तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ और डाउनवर्ड को पॉजिटिव माने मींस +100। यूटी इनिशियल वेलोसिटी देखना वर्टिकल में ऊपर की तरफ, जबकि हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माने मींस -12 इंटू टाइम कैपिटल टी, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन वर्टिकल में जी नीचे की तरफ और डाउनवर्ड्स भी पॉजिटिव माना है, इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे, यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं, सबसे इजी काम यही है। लिख देता हूं डायरेक्ट, इस बार तो बहुत बार समझा चुका हूं। हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी इंटू लगने वाला टोटल टाइम, ये आ जाएगी हॉरिजॉन्टल रेंज। एक बात और थी, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट। आप देखना पार्टिकल जब इस लोकेशन पर है जहां उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई, ग्राउंड से उसकी मैक्सिमम हाइट, ये हाइट निकालनी है। इस हाइट को निकालने के लिए काम करते हैं, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहां से लेकर यहां तक के लिए वर्टिकल डायरेक्शन यहां पर लिखें, यहां लिख लेते हैं। यहां से यहां तक वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए थर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं वर्टिकल में। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 12 का स्क्वायर, 2 इंटू वर्टिकल में एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ जी, जबकि मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव माना इसलिए माइनस, इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये है, इसको स्मॉल एच मान लेते हैं। यहां से बच्चों स्मॉल एच कितना आ जाएगा, 144/20 7.2 मीटर। पर ये इस वाले लेवल से हाइट है, मुझे तो ग्राउंड से हाइट चाहिए, तो ग्राउंड से हाइट को कैपिटल एच सिंबल से डिनोट कर रहा हूं। कितनी हो जाएगी वो, ये वाली हाइट प्लस स्मॉल एच, 100 प्लस स्मॉल एच, तो 107.2 मीटर। सीखने की बात क्या है, इस पूरे किसी हाइट से प्रोजेक्शन वाले टॉपिक के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन पर कमांड है तो हमको सब आता है। फॉर्मूले रटेंगे हम ज्यादा तो हो सकता है कहीं पर मात खा जाए, क्योंकि वो RST वाले फॉर्मूले अगर किसी ने यहां लगा दिए तो गलत आंसर आएंगे। तो इसलिए आप सेफ साइड पे चलें, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज में लें किन क्वेश्चंस में जिसमें किसी हाइट से प्रोजेक्शन होता है।
एक क्वेश्चन बच्चों और करके देखते हैं। सपोज किसी बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से और बॉटम मोस्ट पॉइंट से एक साथ दो बॉल्स को प्रोजेक्ट करते हैं। ए को प्रोजेक्ट किया हमने हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए t इक्वल्स टू 0 वाले मोमेंट पर, और बी को प्रोजेक्ट किया हमने हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए उसी इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट अननोन है हमारे लिए, मैं डायग्राम में x से डिनोट कर रहा हूं। ये गिवन है कि दोनों पार्टिकल्स मिड एयर में कहीं ना कहीं कोलाइड करते हैं, और जहां कोलाइड करते हैं उस लोकेशन के बारे में बता रखा है कुछ इस तरह से। ए और बी सपोज यहां कहीं पर आपस में टकराते हैं। उस पॉइंट जहां पर कोलिजन हो रहा है उस पॉइंट की ग्राउंड से हाइट है 100 मीटर और बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टली 50 मीटर दूर, ऐसा गिवन है। डायग्राम बनाने के बाद आप सवाल लिखें, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन था, डाटा मैंने चेंज किए। फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, और इस क्वेश्चन से हम सीखेंगे कि बेसिक्स स्ट्रांग होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पॉज करें आप और क्वेश्चन को ट्राई करें, और उसके बाद आके फिर सॉल्यूशन को देखें। देखो किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले बच्चों वेरिएबल्स अज्यूम कर लेते हैं, जैसे बिल्डिंग की हाइट h जो कि कैलकुलेट करनी है। दोनों को लगा होगा जो टाइम, मान लेते हैं t सेकेंड्स में दोनों पार्टिकल्स यहां से जहां पर टक्कर हुई वहां पर पहुंच गए थे। ए की इनिशियल स्पीड को मैं v1 मान रहा हूं, बी की इनिशियल वेलोसिटी को v2 मान रहा हूं। गिवन नहीं है, अननोन है, इक्वल मत मानना, डिफरेंट मानना है क्योंकि कुछ बता नहीं रखा। अब ये काउंट करते हैं कि कितने वेरिएबल्स हो चुके हैं, 1 2 टाइम 3 और ये v2 मतलब 4, 4 वेरिएबल्स हैं, तो 4 इक्वेशन कम से कम लिखनी पड़ेगी। तो बच्चों मैं कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज में नहीं ले रहा हूं, मैं एक एक पार्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशंस लिखूंगा और आंसर तक पहुंचेंगे। पहले बी की बात कर रहा हूं। बी के लिए यहां से लेकर यहां तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 50 इक्वल्स टू बी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v2 का कंपोनेंट आएगा v2 cos 60, v2 cos 60 हाफ होता है इनटू टाइम t, पहली इक्वेशन। ठीक है, इसी बी के लिए यहां से वहां तक वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए इस 100 को यहां लिख लेते हैं। वर्टिकल अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए सेकेंड इक्वेशन लगा रहा हूं, यहां से यहां तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 100 इक्वल्स टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी v2 का दूसरा कंपोनेंट v2 sin 60 इंटू टी प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी का स्क्वायर। एक्सेलेरेशन जी नीचे की तरफ है, मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव माना इसलिए -10। ठीक है, ये तो बात हो गई बी के लिए 2 इक्वेशन। अब सेम ऐसे ही ए को देखो और 2 इक्वेशन लिखो। यहां से लेकर यहां तक ए का मोशन में हॉरिजॉन्टली देख रहा हूं इधर की तरफ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 50 इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी v1 cos 30 इंटू टाइम t। 3 इक्वेशंस हो गई। चौथी और लास्ट, इसी ए के लिए यहां से लेकर वहां तक वर्टिकल डायरेक्शन में ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसका सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए। तो यहां से यहां तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये वाला ये हो जाएगा 100 माइनस h इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी v1 sin 30 मीन्स v1 by 2 इंटू टी ut प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। इन 4 इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 वेरिएबल्स हैं और सारे वेरिएबल हम कैलकुलेट कर पाएंगे। मतलब फाइनली हमारे पास बिल्डिंग की हाइट भी आ जाएगी, लगने वाला टाइम भी आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटीज भी आ जाएंगी और सारे बातें हम बता सकते हैं। तो इस पूरे सेक्शन में किसी हाइट से प्रोजेक्शन में सीखने की बात है कि इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे अप्लाई करना है, अलग अलग डायरेक्शन में मोशन ऑब्जर्व करना आना चाहिए, जो कि चैप्टर में स्टार्टिंग से सिखाया था मैंने। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चैप्टर में हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, पहला ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन, दूसरा किसी हाइट से प्रोजेक्शन। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत छोटा सा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हम पार्टिकल जिस ट्रेजेक्ट्री या पाथ पर जाएगा उसकी इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पहले इसका छोटा सा डेरिवेशन है वो देखेंगे, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि पार्टिकल को हमने यहां कहीं से इनिशियल स्पीड u
हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया है। मैं जहां से प्रोजेक्ट किया उस पॉइंट को ओरिजिन अज्यूम कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को एक्स मान लेते हैं, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस वाई डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं, और इस रफ स्केच, रफ ट्रेजेक्ट्री पर पार्टिकल मूव करता है ऐसा मान लेते हैं। ये इंस्टेंट है बच्चों t इक्वल्स टू 0 जब थ्रो किया है। मान लेते हैं किसी टाइम t पर पार्टिकल इस पाथ पर, इस लोकेशन पर था यहां पर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है सपोज x, y। पहले तो समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है। देखना, जैसे अगर पार्टिकल का पाथ एक्स वाई प्लेन में है तो मुझे इस पाथ की इक्वेशन लिखनी है। इस पाथ की इक्वेशन का मतलब इस पाथ पर कोई भी एक जनरल पॉइंट मार्क करेंगे, उस जनरल पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई, एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम बोलेंगे यहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पार्टिकल का पाथ इस एक्स वाई प्लेन में स्ट्रेट लाइन होता सपोज, तो उसकी जो इक्वेशन होती पाथ की वो स्ट्रेट लाइन जैसी इक्वेशन होती y इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप की। सेम ऐसे ही यहां पर इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो जो भी फाइनली इक्वेशन हमको मिलेगी आप देखना वो y इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप की नहीं होगी। कैसे स्टार्ट करें, देखो मेरा टारगेट क्या है, x और y के बीच में रिलेशन लाना है मुझे, तो एक बार x और y को अलग अलग लिखने की कोशिश करते हैं। देखना, यहां से वहां तक t सेकेंड्स की ड्यूरेशन में वही बेसिक बातें अलग अलग डायरेक्शन में देख रहा हूं मैं। यहां पर y का मतलब, y कोऑर्डिनेट का मतलब ये वाली हाइट, x कोऑर्डिनेट का मतलब ये वाली लेंथ। तो देखो यहां से वहां तक सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x ये इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी u cos थीटा इनटू लगने वाला टाइम t। सिंपल है एकदम। दूसरी बात, यहां से यहां तक इस बार वर्टिकल डायरेक्शन में देखना, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानते हुए, तो यहां से यहां तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u साइन थीटा इंटू टाइम t प्लस हाफ इंटू माइनस जी, क्योंकि एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड्स में है जी, मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है इसमें, इंटू टी स्क्वायर। अब मेरा टारगेट था मुझे x और y में रिलेशन लाना है, जबकि इन दो इक्वेशंस में तीन वेरिएबल्स हैं x, y और टाइम t, तो टाइम को हटाना पड़ेगा इसका मतलब। तो उन दोनों इक्वेशन से टाइम को हटाते हैं, देखना कैसे। इस वाली इक्वेशन से t की वैल्यू x बाई यू कॉस थीटा, इस वाली इक्वेशन में पुट करके देखते हैं बच्चों, यहां लिखते हैं। देखना y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू वहां से x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस, तो ये माइनस लिख देता हूं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, अगेन टी की वैल्यू x बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको ढंग से अरेंज करके लिखे बच्चों। y इक्वल्स टू, देखना u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, x साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, x टेन थीटा माइनस माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है इसी को बोलते हैं, इसी का नाम है बच्चों इक्वेशन ऑफ पाथ, या बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पार्टिकल के पाथ की इक्वेशन, या पाथ को ही बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। आप देख सकते हैं कि x और y में रिलेशन क्या लीनियर है क्या नहीं। कैसा रिलेशन है, क्वाड्रेटिक टाइप का। इसका मतलब ये जो पाथ है ये कैसा पाथ होगा बच्चों, पैराबोलिक पाथ। मैथ में पढ़ा होगा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये कंफर्म हो गया, प्रूव कर दिया हमने कि ये जो पाथ है यहां लिख सकते हैं हम पैराबोलिक पाथ। स्कूल लेवल पर एग्जाम में 11th क्लास में पूछ सकते हैं कि प्रूव करो कि प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक पाथ होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है पाथ की वो भी बताओ। 5 नंबर का सवाल आ सकता है। तो पैराबोलिक पाथ हो गया क्योंकि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कैसे डिराइव करते हैं हमने पूरा देख लिया है। एक बात और है इसमें, उसी को हम एक अलग तरह से भी लिख सकते हैं, देखना कैसे। इसी इक्वेशन को अगर मैं इसमें इन दोनों में से x टेन थीटा कॉमन ले लूं तो देखना क्या बचेगा, यहां पर 1 माइनस, वहां देखते हैं x टेन थीटा कॉमन लिया है तो उसको ऐसे देखो आप, ऊपर नीचे टेन थीटा से मल्टीप्लाई करो और x टेन थीटा बाहर ले लो, तो जी एक्स डिवाइड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा, ये बचेगा। यहां पर अगर मैं इस टेन थीटा को साइन बाय कॉस लिखूं, यहीं पर लिख रहा हूं इरेज करके, आप देखते जाना। टेन थीटा को मैंने लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है।
फिर इस वाले cos थीटा से cos थीटा की एक पावर उड़ा दी, फिर उसके बाद ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, एक फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा का। फिर उसके बाद इस g को यहां पे डिवाइड करके लिख सकता हूं, एक ही बात है। अगर आप ढंग से देखें इस वाली टर्म को तो आप जानते हैं उसको, ये ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। इसका मतलब यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या दिखाई देगी, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाय कैपिटल आर। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से हम इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री को डिराइव कर सकते हैं। और इसके दोनों फॉर्मेट याद रखने, ये वाला भी y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा ये वाला भी y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स बाय हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये तो बात हो गया डेरिवेशन। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स किस तरह के होते हैं, क्या यूज है इसका, वो तभी समझ पाएंगे जब सवाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क नोट कर ले हैं। शीट के अंदर एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 में सेक्शन ए एंड बी कंप्लीट करके आना है आपको। ए है ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन, बी है किसी टावर या हाइट से प्रोजेक्शन। सेम ऐसे ही एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए एंड बी, देन एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 8। ये आपको नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, होमवर्क करके आइएगा और पहले उसका डिस्कशन करेंगे, देन फिर आगे थ्योरी पार्ट पर आगे बढ़ेंगे।